हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीटेट के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे सीटेट में आते हैं। और ये पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है, जिससे सीटेट सर्वाधिक क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम बिना टाइम गंवाए 50 क्वेश्चन को सबसे कम टाइम पर हल करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, इतिहास से है, सेट वाइज है। पहले इतिहास, फिर भूगोल, फिर नागरिक शास्त्र, फिर कुछ मिसलेनियस है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन है, नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया था। क्या है इसका कारण? क्या है? इस काल में कृषि का विकास हुआ और खाद्य उत्पादन संभव हो गया, जिससे उन्हें एक जगह रुकने की आवश्यकता पड़ी। तो बताइए इसके क्या होगा। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया था। कारण क्या है? इस काल में कृषि का विकास हुआ, खाद्य उत्पादन संभव हो गया, जिससे उन्हें एक जगह रुकने की आवश्यकता पड़ी। तो बस बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और एक की व्याख्या भी करता है। चलते हैं क्वेश्चन अगले पर। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जदुई अनुष्ठानों और बीमारियों के उपचार से संबंधित है? मतलब जिसमें जादू टोना या बीमारी से संबंधित कुछ अनुष्ठान किया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सेकंड का, बिना टाइम गवाए इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। किसके रूप में उभरा? शक्तिशाली एक जनपद के रूप में उभरा, जिसका कारण क्या है? मगध में लोहे की प्रचुर उपलब्धता और गंगा तथा सोन नदियों द्वारा परिवहन की सुविधा ने इसकी शक्ति में वृद्धि की। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी तीसरे का बताइए। इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो भी सब कुछ गंगा और सोन नदी के संगम पर था, जिसके कारण यहाँ पर इन्हें अत्यधिक अनाज उत्पादन हुआ, जिससे शक्तिशाली साम्राज्य बना पाए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित किस प्रकार का स्रोत है? धार्मिक साहित्य है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, पुरातात्विक स्रोत है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। यह एक जीवनी है। क्या है? जीवनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का। दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन के अक्सर उच्च पदों पर गैर तुर्की और निम्न जन्म के लोगों को नियुक्त किया जाता था। कारण, सुल्तान अपने शासन में मजबूत करने के लिए कुलीन वर्गों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा 5वें नंबर का। 5वें नंबर का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। दोनों सही है और एक ही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नंबर 6 का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, इब्राहिम लोदी का। बताइए जल्दी से। ये पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जो 6 से 8 तक की है। बताइए जल्दी से। आपका इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। 7 नंबर का कथन, मुगल शासकों ने अपने साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली लागू की। कौन सी प्रणाली? मनसबदारी। कारण, यह प्रणाली प्रशासन और सेना अधिकारियों की पदवी, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करती थी। बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा 7वें नंबर का। 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या करता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। गुरु ग्रंथ साहिब
में किस सूफी संत के विचारों को सम्मिलित किया गया है? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी। बताइए जल्दी से। बी नंबर इसका उत्तर होगा बाबा फरीद। आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट से अधिकतर क्वेश्चन सेम उठ कर आएंगे, देख लीजिएगा। लास्ट में जब पेपर देकर आएँ तो आप मिलाइएगा, अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस सेट से होंगे जो मैं करा रहा हूँ। अब करते हैं अगला क्वेश्चन पर। कथन क्या है? 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर होने लगी थी। कब शताब्दी? 18वीं शताब्दी पर। कारण क्या है? औरंगजेब के दक्कन में लंबी सैन्य अभियानों और उसके उत्तराधिकारियों की क्षमता के साम्राज्य पर भारी बोझ डाला। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। 9th नंबर का, 9th नंबर का है। ए सही है, आर भी सही है, आर ए की व्याख्या भी करता। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर होने लगी थी। इसका कारण था औरंगजेब के दक्कन में लंबी सैन्य अभियानों और उसके उत्तराधिकारियों की अक्षमता ने साम्राज्य पर भारी बोझ डाला। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? बताइए जल्दी से। प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है। बिना टाइम गवाए देखते हैं क्वेश्चन को। ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसका कारण उद्देश्य भू राजस्व में एक निश्चित राशि सुनिश्चित करना और जमींदारों को भूमि सुधार के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। ए भी सही है, आर भी सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। मेरा अधिकतर दोनों कथन और कारण सही लेकर आने का एक ही उद्देश्य था कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा ही है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर, 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारणों में से एक क्या था? ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, सहायक संधि प्रणाली, डलहौजी घाट नीति। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 12 नंबर का? आपको सभी पता है गाय या जो सूअर की चर्बी के लगे कारतूस का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में रंग भेद के खिलाफ अहिंसक संघर्ष किया। कारण क्या है? उन्होंने भारत लौटने के बाद भी सत्याग्रह के सिद्धांत को अपने स्वतंत्रता संग्राम में अपनाया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। 13 नंबर क्या होगा? इसका है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर सही है, लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं करता। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1930, 1932, 1942, 1947। बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कथन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में पश्चिमी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रवाद उदय हुआ उसमें पश्चिमी शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कारण क्या है? पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को दुनिया के लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों से परिचित कराया था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा के कारण भारत के अंदर राष्ट्रवाद नाम की एक चीज़ जागृत हुई, जिससे हमारे जो देश पश्चिमी शिक्षा है उसने हमारे देश के महान नायकों को लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों से परिचित कराया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब भूगोल क्वेश्चन आ गए, जिसका पहला कथन है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि भिन्न भिन्न होती है। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि भिन्न भिन्न होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और सूर्य के चारों परिक्रमा करती है। कारण क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 16 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर दिन और रात अवधि भिन्न भिन्न होती है। कारण क्या है इसका? पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भू अभिनति
सिद्धांत किससे संबंधित है? भू अभिनति सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से, भूकंपीय गतिविधि से, पर्वत निर्माण से, महासागरीय धाराओं का निर्माण से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 17वें नंबर का? ये भू अभिनति है जो ये पर्वत निर्माण संबंधित है। किससे? पर्वत निर्माण से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। कथन है प्रशांत महासागर में अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि देखी जाती है। प्रशांत महासागर में अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि देखी जाती है, जिसका कारण क्या है? प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहाँ कई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या है 18 नंबर का? कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। अपक्षय की प्रक्रिया में क्या शामिल है? चट्टानों का टूटना, विस्थापन, चट्टानों का केवल टूटना, चट्टानों का केवल विस्थापन, जल द्वारा चट्टानों का रासायनिक परिवर्तन। बताइए इसका क्या होगा? अपक्षय हम किसे कहते हैं? बताइए जल्दी से। अपक्षय, चट्टानों का केवल टूटना ही अपक्षय कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर कम होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर कम होता है। इन क्षेत्र में पूरे वर्ष उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, जिससे जलवायु स्थिर रहती है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा 20 नंबर का? इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है। अब आर ए की व्याख्या करता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। जो ओजोन परत है वह वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बताइए जल्दी से। यह हमेशा समताप मंडल पर पाई जाती है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला हमारा क्वेश्चन 22 नंबर है। कथन क्या है? विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। कारण क्या है इसका असमान होने का? जनसंख्या वितरण भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, जलवायु और आर्थिक कारकों, औद्योगिक और शहरीकरण से प्रभावित होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? रे, रोका, झूम, मिल्पा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा झूम कृषि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। क्या है? मरुस्थलीकरण जो है एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। कारण क्या है इसका? अत्यधिक चराई, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 24 नंबर का? जल्दी से बताइए 24 नंबर का उत्तर क्या होगा? 24 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस भाग में सर्दियों में वर्षा लाते हैं? जो पश्चिमी विक्षोभ हमेशा सर्दियों में आते हैं, ये भारत के किस भाग पर वर्षा लेकर आते हैं? बताइए। दक्षिणी भारत पर, उत्तर पूर्वी भारत पर, उत्तर पश्चिम भारत पर, अपूर्वी भारत पर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बिना टाइम गंवाए। इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम भारत पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। कारण क्या है इसका? जो कथन है ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। इसका कारण क्या है? यह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से उत्पन्न होने वाली ज्वारीय लहरों से प्राप्त होती है, जो लगातार होती रहती है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से? 26 नंबर का? 26 के भी ऑप्शन ए और आर दोनों सही होंगे, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। आप में से बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि हमने सर्वाधिक
आपको बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर्वाधिक हमने क्वेश्चन कथन और कारण क्यों रखे हैं, क्योंकि सीटेट में सर्वाधिक क्वेश्चन कथन कारण से ही आते हैं। जहाँ बच्चा सर्वाधिक मात्रा फंसता है और क्वेश्चन को गलत करके आता है, उसे पता होते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आता है, क्योंकि व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन सर्वाधिक मात्रा में लेकर आए आप लोगों के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण होते हैं, कारण क्या इसका? ये वन तटीय कटाव को रोकते हैं और तूफानी और सुनामी से सुरक्षा करते हैं। बताइए। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन, मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन। बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा मैंग्रोव वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, जो हमारे भूगोल का लास्ट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक कथन क्या है? मानव विकास सूचकांक देशों के विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। मानव विकास सूचकांक जो है देशों के विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इसका कारण क्या है? यह केवल प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। इसका कारण क्या? यह केवल प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। आपका 30 नंबर का बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है, ये तो सही है बट आर गलत है। ये सही है बट आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले भाग पर। अगला भाग हमारा आता है नागरिक शास्त्र का, जिसके हम क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कथन क्या है? भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। इसका कारण क्या है? इसमें सरकार के अंगों, उनके अधिकारियों और नागरिकों के अधिकारों का विस्तृत वर्णन है। बताइए इसका कौन सा सही होगा 31 नंबर का? 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन 33 नंबर है। ये पहले 32 नंबर है। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। बताइए जल्दी से क्या होगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण हमेशा सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कारण क्या है इसका? राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 33 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21। बताइए इसका उत्तर क्या हुआ? छुआछूत का अंतर आर्टिकल नंबर 17 पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कथन 35 का। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। कैसे निकाय? विधायी निकाय है। इसका कारण क्या है? इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए। सीधी जनता द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा 36 नंबर का? 36 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। कथन लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है,
जिसे सार्वभौमिक व्यय मताधिकार कहते हैं, जिसका कारण है यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि हर नागरिक का वोट समान मूल्य रखता है। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। बिना टाइम खराब किए चलते हैं। 38 नंबर कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? किससे? नीति निर्देशक तत्व किसमें सम्मिलित हैं? बताइए जल्दी से। भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 पर हैं। किसमें? 4 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कथन है, न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। कारण क्या है? इसके तहत न्यायपालिका संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। मतलब जो न्यायिक समीक्षा है, इसमें न्यायपालिका संसद द्वारा पारित सभी कानूनों की जांच कर सकती है। तो इसलिए ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। कहता है, स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली की सबसे निचले स्तर पर कौन सा निकाय आता है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर निगम। बताइए क्या होगा उत्तर इसका? जल्दी से बताइए। 40 नंबर क्या उत्तर होगा? ग्राम पंचायत, जिसके इलेक्शन आने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। कौन सा? 41 नंबर। भारत में कानून का शासन है, लॉ ऑफ रूल है। कारण है इसका अर्थ है कि देश में कोई भी व्यक्ति कानून के से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? बताइए जल्दी से। 42 नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन द्वारा भारत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। कथन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में लागू किया गया है। कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में लागू किया गया है। कारण क्या इसका? यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी आवाज़ सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। बताइए 43 नंबर का उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, अपराधियों को दंडित करना, सरकारी नीतियों का निर्धारण करना और चुनाव कराना। बताइए क्या होगा इसका? 44 नंबर का 44 नंबर का ए नंबर है, मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। चलते हैं 45 नंबर कथन देखते हैं। कथन क्या है? भारतीय संविधान संघीय प्रकृति का है, लेकिन इसकी एक एकात्मक विशेषता भी है। भारतीय संविधान संघीय प्रकृति का है, लेकिन इसकी एक एकात्मक विशेषता भी है। इसका कारण क्या है देखते हैं। कारण क्या दिया गया है? केंद्र सरकार के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं, खासकर आपातकाल के दौरान। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 45 नंबर का। इसका भी ए नंबर है। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य है। लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य है।
कारण क्या इसका? यह एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है जहाँ पुरुष और महिलाओं के समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों। तो बताइए इसके लिए उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 47 नंबर पर, सतत विकास किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किए गए हैं? जो एस डी जो गोल हैं SDGs, ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा। बताइए इसका उत्तर क्या हो 47 का। जो सतत विकास लक्ष्य है यह संयुक्त राष्ट्र निर्धारित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। कथन है विविधता भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है। क्या है? एक प्रमुख विशेषता है। कारण क्या है इसका? भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। तो बताइए इसका उत्तर क्या है 48 नंबर का। इसका ऑप्शन नंबर ए है। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पर। विज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो विज्ञापन कराते हैं सोशल मीडिया पर या फिर पेपरों पर कहीं पर भी, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? उत्पाद की जानकारी प्रदान करना, ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना, मनोरंजन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक संदेश देना। बताइए क्या होगा 49 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से। इसका है ऑप्शन नंबर बी ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। कथन बाजार में समानता एक आदर्श स्थिति है। बाजार में समानता एक आदर्श स्थिति है। कारण क्या है? वास्तविक दुनिया में बड़े बड़े व्यवसाय अक्सर छोटे उत्पादकों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस सेट था। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको पृथक पृथक अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए NCERT आधारित जो सीधे पेपर पर आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर या कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके सूचित कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए आपके कहे अनुसार वीडियो बना सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।